आज के इस प्रबुद्ध नागरिक जन के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील, संवेदनशील और जुझारू मेहनतकश अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, पार्टी के साथ अपने आप को समावेश करते हुए हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बिहार से सांसद और पूर्व मंत्री सम्मानीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे सह प्रभारी श्री वाई सत्या कुमार जी, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय मंत्री और सह प्रभारी हैं, हमारे दिनेश शर्मा जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे महामंत्री और आज के कार्यक्रम के मंच संचालक गोविंद शुक्ला जी, हमारे दुष्यंत जी, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और यहाँ लखनऊ में भारत रत्न सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली में उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध नागरिक सज्जन बंधुओं, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मुझे आज भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली उस प्रदेश में आने का मौका मिला। भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की कर्मस्थली, हमारे महापुरुषों के द्वारा जो दुनिया को दृष्टि दी गई ऐसी कर्मस्थली में आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। महर्षि वेदव्यास जी की धरती, हमारे संत रविदास जी की धरती, और अगर हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखें तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की धरती, हमारे वैचारिक दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाने वाले सम्मानीय दीनदयाल जी की धरती और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आप सबसे अपनी वक्तव्य को शुरू करता हूं। मित्रों, कल ही आज तक का और कार्वी इनसाइट्स का एक पॉल सर्वे आया है, जिस सर्वे में देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को आज तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया है और उनको लोकप्रियता सबसे अधिक हमको देखने को मिली है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आजाद भारत में भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। उसके बाद काफी नीचे आकर के नंबर आता है इंदिरा गांधी जी का और सबसे अंत में आता है जवाहरलाल नेहरू जी का। ये पॉल सर्वे में एक बात और देखने की है इस सर्वे में कि 17 साल जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री रहने का मौका मिला, 14 साल इंदिरा गांधी जी को मौका मिला, अटल जी को टुकड़ों में 6 साल मौका मिला और हमारे मोदी जी ने तो अभी 6 साल ही कंप्लीट किए हैं, लेकिन हमारी दृष्टि हमको देखना चाहिए। और मैं आपके साथ खुशी के साथ ये इजहार करना चाहता हूं कि नंबर 1 मुख्यमंत्री में पॉल सर्वे में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। इनको भी मैं बधाई देता हूं। इनको भी जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं हम सब लोगों को ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए
प्रबुद्ध नागरिक जन के तरीके से यह ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर ये रेटिंग होती कैसे है और क्यों होती है। मित्रों, जो काम चुनाव तो बहुत लोग जीतते हैं, सरकारें तो बहुत लोग बनाते हैं, नेता तो बहुत लोग बनते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बहुत बनते हैं, लेकिन जो जनता के साथ जुड़ करके दिन रात एक करके जनता की तस्वीर और तकदीर बदलता है, उनको आगे इस तरीके का स्थान मिलता है। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, और आपके और हमारे सर्टिफिकेट से कुछ बात नहीं बनती। जनता का आशीर्वाद चाहिए। अभी अभी भारत के एक तरीके से मिनी इलेक्शन हुआ। कई जगह पर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, कहीं बाई इलेक्शन हुआ, कहीं प्रदेश का चुनाव हुआ, कहीं बड़े चुनाव हुए, कहीं छोटे चुनाव हुए। धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में ऊपर चुनाव हुआ। लेह की ऑटोनॉमस हिल काउंसिल की 26 सीटों में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने, इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को धाराशाही कर दिया। वर्षों से हम नारे लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन रणनीति के तहत यह धाराशाही हुआ। क्या कहा कांग्रेस ने? खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, गुपकर का रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, इकट्ठे हो जाओ। कोई चीन की बात करे, कोई बोले ये झंडा तो तब उठाऊंगा जब ये झंडा की बात बनेगी। और कहा चुनाव में आना, चुनाव में देखेंगे। वहां के चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इकट्ठी होकर के आ जाए, बीजेपी उनके वोट शेयर में आगे निकल गई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बांदीपुरा में हम जीते, श्रीनगर में हम जीते। ये कौन से इलाके हैं? जम्मू कश्मीर में हम जीते और सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। ये हमको समझना चाहिए। कहां गए वो खून खराबे वाले? क्या कहते थे, क्या विचार था? वहां से लेकर के आप नीचे आ जाइए, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में दुबाका सीट का बाई इलेक्शन था। ऊपर मुख्यमंत्री की सीट है, उस दुबाका के ऊपर बाएं तरफ बेटे की सीट है और नीचे दामाद की सीट है। तीन तरफ से घिरा हुआ है और बीजेपी ने बाई इलेक्शन में दुबाका में धमाका कर दिया। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। सरकार उनकी, दामाद मंत्री, बेटा मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिलता है। हैदराबाद में हमारे पास 4 सीटें थी। चुनाव हुआ, हम 48 सीट जीत करके आए, 48 सीटें जीत कर। कर्नाटक में हम लोगों ने 18,000 वार्ड जीत लिए, मैक्सिमम नंबर। कर्नाटक में 2 विधानसभाओं की सीट हुई, दोनों की दोनों विधानसभा की सीट बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश में 28 में से 22 सीटें जीत ली। उत्तर प्रदेश में से 7 में से 6 सीटें जीत ली। और वो कौन सी सीट थी सतदेव जी, जो हमने कभी नहीं जीती थी? बांगरपुर। 6 हमारी सीट थी, 6 की 6 हमने जीती। बिहार का चुनाव बड़े इंतजार कर रहे थे, आ गया, बाद में चला गया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। सबसे हाई स्ट्राइक रेट रही तो वो भी हमारी बिहार में रही।
मणिपुर में 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीतती है। अरुणाचल प्रदेश में सारे का सारी सीटें 82% सीट्स भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। नॉर्थ ईस्ट में यह समझना चाहिए। गुजरात में 8 में से 8 सीटें बीजेपी की और ये 8 सीटें कांग्रेस की थी, ये भी बीजेपी ने जीत ली। सिलवासा में सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली। राजस्थान में कहते थे किसान है यहां पर, गांव का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां भी विजयश्री हुई। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, और यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला और प्रदेशों में उसका परिवर्तन करने के लिए हमारे नेतृत्व, फिर वो योगी जी हो, फिर चाहे प्रदेश के अन्य नेता हो, उन सब लोगों ने मिलकर मेहनत की, जिसका उसमें से उसका निचोड़ निकला। ये हमको देखिए समझना चाहिए। कोरोना तो सबके लिए नया था, कोरोना का अटैक तो सबके लिए बराबर था। फर्क इतना था कि अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ थी। फर्क तो यह था कि यूरोप तो छोटा सा इलाका है, स्वास्थ्य में हमसे अच्छा था। अमेरिका में हमारा से स्वास्थ्य की सिस्टम अच्छे थे, हम उनके व्यवस्थाओं के बराबर नहीं थे। लेकिन हमारे पास मोदी जी जैसा नेता था जिसने दुनिया को एक दिशा दे दी कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती। सारा अमेरिका, सारा यूरोप कंफ्यूज रहा इकोनॉमिक्स और हेल्थ के बीच में, डोलता रहा। लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, बचाएं कि नहीं बचाएं। नतीजा क्या हुआ? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई और वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। चुनाव का कारण बना, अमेरिका के अंदर मुद्दा बना, और चुनाव में हमको मालूम है कि इस तरीके से उनको दिक्कतें आई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे याद है पार्लियामेंट में कोरोना के आने के पहले 5-7 दिन पहले वो जब बैठे थे तो उन्होंने हम चर्चा में कहा, मैं अस्वस्थ हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें हमको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। वो देख सकते थे। और मुझे याद है कि उसके 3 दिन बाद पार्लियामेंट बंद हुई और बाद में फिर जनता कर्फ्यू, और जनता कर्फ्यू के बाद बोल्ड और टाइमली डिसीजन लॉकडाउन का लगा करके देश की 130 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। उस समय हमारे पास 1500 पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी थी, 1500। एनआईवी पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में लैब थी। आपके यहां लखनऊ से भी पहले वहां जाता था और वहां से टेस्ट होकर के 4-5वें दिन आता था, तब पता चलता था। लॉकडाउन लगा, देश को तैयार किया गया और आज हम कह सकते हैं कि 10 लाख कोरोना की टेस्टिंग की कैपेसिटी भारतवर्ष में है और आपके उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग कैपेसिटी है। यह हमको समझना चाहिए। यह है लॉकडाउन की खूबी, यह है बोल्ड डिसीजन और यह है उन चीजों को ठीक करने का रास्ते। उस समय हमारे पास टेस्टिंग लैब्स 150 थी, आज हमारे पास टेस्टिंग लैब्स 2096 है। उस समय कोविड हॉस्पिटल्स जो थे वो एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1500 यानी 1543 हमारे पास कोविड के हॉस्पिटल्स हैं। उसी तरीके से उस समय वेंटिलेटर एक भी भारत में नहीं बनता था। आज 3 लाख वेंटिलेटर आत्मनिर्भर भारत में बन रहे हैं। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बाहर से आता था, आज 5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बन रहे हैं। यह कोविड में भारत को तैयार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये छोटी घटना नहीं है। और देखिए, नेतृत्व ऐसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर किसी की बात किसी ने सुनी इस लेटर और स्पिरिट में, तो वो नरेंद्र मोदी जी की बात सारे भारत ने एक साथ सुनी और यह
कोविड की लड़ाई में हम लोग सब कुछ साथ होकर के लड़े, ये हमको मालूम है। ये दीगर बात है कि कांग्रेस के लोगों को लगा लॉकडाउन क्यों लगाया, जब लगाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया। ये बेचारे ऐसे ना कि सूरज क्यों उगा, अब अस्त क्यों हो गया। ये राजनीति का स्तर हो गया है। लेकिन इस लॉकडाउन के माध्यम से जो देश को दिशा दी गई, और इतना ही नहीं, लॉकडाउन लगा, 1,70,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज मोदी जी ने दिया। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के दीपावली और छठ तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति खिलाने का काम किया, ताकि उनको अनाज की कोई कमी ना हो। और हमारे योगी जी ये पीछे थोड़ी ना रहते, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की तरफ से हम भी देंगे, और यहां भी हर तरीके से उसकी मदद की गई। वो हमारे को देखने को मिला। देखिए देश कैसे नेतृत्व में बदलता है। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में घिस जाते हैं, जो हाथ लगाता है नोट को वो उसमें से निकाल लेता है, और 15 पैसा पहुंचता है। और यह जो लोग डिजिटल इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे, वही कोरोना में मोदी जी ने न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न बैंक, सीधे सीधे 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए पहुंचा दिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से दिव्यांगजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज पेंशन वालों के लिए, हमारे विधवाओं के लिए, उनके लिए भी 1-1 हजार रुपए 3 महीने पहुंचाने का इंतजाम किया। ये बदलता भारत है, ये सशक्तिकरण का भारत है। और इसलिए जब कभी गुजरात के चुनाव आए, उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, या रेटिंग हो, तो उसमें सबसे ऊपर अव्वल दर्जे पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी आते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत, जब आत्मनिर्भर भारत का बात आई तो कांग्रेस बोली ये क्या भला है। अरे तुमने तो निर्भर भारत बनाया हुआ था, तुमको क्या मालूम आत्मनिर्भर क्या होता है। ये तो आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। 20 लाख करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट होंगे, 1 लाख करोड़ रुपए किसानों पर खर्च होगा। पैसा मोदी जी का होगा, किसान तय करेगा कि उसको क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अनाज का स्टोरेज चाहिए, सड़क चाहिए, मंडी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, या उसको अपनी व्यवस्थाओं को पहुंचाने के लिए एयर कंडीशन गाड़ी चाहिए। जो तय करेगा, पैसा मोदी जी का होगा, खर्च किसानों पर होगा। ये 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म गेट का इंतजाम किया गया। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने का इंतजाम किया गया। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर को हर तरीके का समर्थन देने का प्रयास हुआ है। लोकल फॉर वोकल बनाने की बातचीत हुई, और लोकल फॉर वोकल बनाने की दृष्टि से, हर दृष्टि से अगर हम देखें, यहां उत्तर प्रदेश में भी आगरा कानपुर का लेदर इंडस्ट्री, लखनऊ में चिकन एम्ब्रॉयडरी, वाराणसी में टेक्सटाइल्स, बुलंदशहर की पॉटरी, मुरादाबाद का तांबा उद्योग, कन्नौज का इत्र, ये सबको लोकल, वोकल फॉर लोकल हमको बनाना है, वर्ल्ड ब्रांड बनाना है। इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। ये आत्मनिर्भर भारत की सीख है। और योगी जी ने तो कहा है कि हम हर जिले में एक न एक सामान को हम उसके साथ वोकल फॉर लोकल करेंगे। और मैं कहता हूं कि ये इस काम में आगे बढ़े, यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल डालेगा। इसको हमको समझना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत है। मित्रों, इतना ही नहीं है, जब कोविड आया तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। अगर 24 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, अगर 24 करोड़ लोगों को हम लोगों ने फूड पैकेट पहुंचाए और उनकी सुविधा की व्यवस्था की, सैनिटाइजर पहुंचाया, करोड़ों की संख्या में हमने फेस कवर बनाए, जहां फेस कवर नहीं मिलता था वहां महिला मंडल, महिला मोर्चा, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मिलकर करोड़ों की संख्या में फेस कवर बनाए, नए नए डिजाइन के फेस कवर बनाए, एक नया क्रांति ला करके खड़ी की है। वहीं उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा। 4 करोड़ 32 लाख फूड पैकेट बीजेपी उत्तर प्रदेश ने बांटा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। राशन किट बांटे लगभग 41 लाख, मोदी किट 41 लाख बांटे गए। यानी सरकार तो आगे आई, पार्टी भी उसमें अपने आप को जोड़ा।
मास्क लगभग 1 करोड़ मास्क बांटे गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और आरोग्य सेतु में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की शाखा को और हमारे स्वतंत्र देव जी को और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने और सभी विधायकों ने, सब लोगों ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इन्वेस्टर्स मीट जो हुआ उसमें लगभग 4 करोड़ 68 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। मुझे बताया गया है कि 3 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ था वो उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होकर के काम शुरू हो गया है। मुझे यह भी बताया गया कि 33 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। यह बदलता उत्तर प्रदेश है जिसको हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से 8 लाख एमएसएमई सेक्टर के लोगों को भी इसमें अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का इंतजाम किया गया है, जिसको हम वोकल फॉर लोकल के साथ जोड़ सकते हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, जब स्वच्छ भारत का स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी तो उस समय क्या बोलते थे, लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के प्रधानमंत्री जी सफाई की बात कर रहे हैं। अरे तुम क्या जानो सफाई का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ भारत का अर्थ क्या होता है, ये इज्जत घर का मतलब क्या होता है, ये टॉयलेट्स का मतलब क्या होता है, ये ओडीएफ का मतलब क्या होता है। लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स इस देश में स्वच्छ भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 95 लाख टॉयलेट्स बने, यानी 2 करोड़ टॉयलेट्स बने। और यह उत्तर प्रदेश की बहनों को सौगात भी है और यह उनके सशक्तिकरण का बहुत बड़ा परिवर्तन का माध्यम है, जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, कहना अच्छा नहीं लगता, गांव का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बहुत बार घूमा हूं। लोग, बहनें हमारी सूर्योदय से सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने नित्य क्रम के लिए। क्या मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यह आजाद भारत की तस्वीर थी, 2014 तक की तस्वीर थी। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 95 लाख इज्जत घर बने हैं, यानी 1 करोड़ 95 लाख बहनों को इज्जत देने के साथ साथ सम्मान देने का काम हुआ है, उसको हमको समझना चाहिए। और सारे देश में 11 करोड़। और आज इंडिया इज टोटल ओडीएफ फ्री, 100% फ्री। यह परिस्थिति आखिर की खड़ी। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसका असर डायरिया पर पड़ता है, इसका असर डिजीजेस पर पड़ता है, इसका असर जॉन्डिस पर पड़ता है, इसका असर वाटरबोर्न डिजीजेस पर पड़ता है। ये सिर्फ, इसको आप इज्जत घर मत मानिए, इसको सिर्फ टॉयलेट मत मानिए। ये हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा सूचकांक है जो हेल्थ के इंडिकेटर्स को आगे ठीक करेगा। ये हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं जनधन योजना की, इसका भी मजाक बनाया गया। मोदी जी खाते खुलवा रहे हैं, मोदी जी खाते खुलवा रहे हैं। अरे मिसेस गांधी ने 1971-72 में बैंक नेशनलाइज किए थे, 71-72, और क्या कहा था कि यह गरीबों के लिए दरवाजा खुलेगा। क्या दरवाजा खुला कि गरीब इसकी दहलीज पार ही नहीं कर पाया, बैंक की दहलीज। गरीब तो गया ही नहीं वहां, गरीब तो रह गया सूदखोर के बीच में, उसी से पैसे लेता हुआ। आपको मालूम है 2014 में खाता धारक कितने थे? 2.25 करोड़। और आज लगभग 50 करोड़ खाता धारक है और जनधन योजना में 40 करोड़ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 50 करोड़ है और इसमें 40 करोड़ इसके अंदर है जनधन खाते के तहत। और उत्तर प्रदेश में अगर मैं देखूं तो इसी में लगभग 7 करोड़ अकाउंट्स यहां पर खुले हैं। 7 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया है, उसको हमको समझना चाहिए। मैं अभी सुबह बूथ के फंक्शन में बोल रहा था, मैंने वहां भी कहा, मैं यहां भी कहूंगा, ये गैस का कनेक्शन सिर्फ गैस का कनेक्शन नहीं है मित्रों। आपको लगता होगा ये गैस का कनेक्शन है, और इसकी संख्या भी 8 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश में यह संख्या 1 करोड़ 47 लाख है जिन बहनों को गैस का कनेक्शन मिला है। मैं नहीं जानता आप लोग गांव के साथ कितना जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। मुझे मालूम है कि हमारी बहनें सुबह 5 बजे उठ करके जंगलों में जाती थी, और जो गांव का रहने वाला होगा उसको जंगल से आवाज आती थी, ठक ठक ठक, लकड़ी काटी जाती थी। वो लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी, घर में चूल्हा जलाती थी,
लकड़ी गीली होती थी, धुआं बहुत छोड़ती थी, उस धुएं को अपने साथ जोड़ती थी और तब सुबह की चाय घर वालों को पिलाती थी। ये कहानी गांव की है और इतने पर भी रुक जाते तो भी मैं मानता। चलिए मैं आपको अपने गांव दिखाता हूं और पुराने गांव में देखिएगा, 20 साल 30 साल पहले कोई न कोई महिला किसी न किसी पेड़ से गिर करके या तो रीढ़ की हड्डी तोड़वाई बैठी थी या पांव की हड्डी तोड़वा करके बैठी थी। ऐसी स्थिति भी हमने देखने को मिली। और आज एनवायरमेंट भी क्लीन, जंगल भी लग रहे हैं और साथ ही साथ हमारी बहनें भी 6 बजे सुबह उठ करके सिलेंडर का सिर्फ नॉब घुमाती हैं और चाय घर को पिला देती हैं। यह सशक्तिकरण होता है। और इतना ही होता तब भी मैं मानता हूं। देखिए इन सबके इफेक्ट को समझिए। यही आपको मालूम नहीं, लेकिन मेरे यहां तो हमारे घर के में काम करने वाली जो बहनें होती थी उनको हमने देखा है, चूल्हे से जब बाहर निकलती थी तो बाहर निकल करके आंखें आंसू बह रहे होते थे, नाक से पानी चल रहा होता था और कम से कम 200 सिगरेट से 300 सिगरेट का धुआं अपनी छाती में वो ले चुकी होती थी, क्योंकि चूल्हे के बगल में बैठ के फूंक फूंक करके उसको आग जलानी पड़ती। वो कहानी भी हमने देखी। इसका असर उनके फेफड़ों में कितना पड़ता था, आगे चल करके फेफड़ों की बीमारियों में महिलाओं में कमी आएगी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, हेल्थ के इंडिकेटर्स को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं हर दृष्टि से बात करूं, अगर मैं सौभाग्य योजना की बात करूं, लगभग उसमें भी आप देखिए 1,28 लाख हाउस होल्ड को यूपी में बिजली का कनेक्शन दिया गया। 1,28 लाख और सारे देश में 2,06,00,000 लोगों को यह कनेक्शन दिया गया। अब फिर मैं ये कहूंगा, मुझे नहीं मालूम आपको कितना मालूम है और आप कितना जुड़े। हमारे यहां जब गांव में कोई नया मकान बनाता था और उसका मकान अगर 50 मीटर दूर होता था, क्योंकि वो अपने खेतों में बनाएगा गांव में मकान, तो उसको बिजली का कनेक्शन लेना होता था तो जेई पूछता था, तार है तेरे पास? नहीं। तो बोला तार खरीद के आ। तो पहले तो 6 महीने इसी में दौड़ाता था कि हजूर मैं गरीब आदमी तार कहां से लाऊं। फिर बोलता था जूनियर इंजीनियर, अच्छा एक काम कर, आधी मैं दूंगा आधी तू खरीद ले। फिर बड़े रोप में ये भी कहते थे कि गांव वालों को बुलाना, खंबा ले जाना, खंबा वहां लगा देना, हमारा जेई आएगा बिजली का कनेक्शन दे जाएगा। ये होता था कि नहीं होता था? आज सौभाग्य योजना में मोदी जी ने कहा घर का कनेक्शन लगाने का काम आपका और बिजली और खंबा देने का काम सरकार का। हम आपको बिजली लगाएंगे और 1,28,00,000 लोगों के घरों में उत्तर प्रदेश में बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। अब बिजली सिर्फ बिजली नहीं होती है, बिजली का मतलब विकास होता है, बिजली का मतलब पढ़ाई होती है, बिजली का मतलब टेलीविजन होता है, बिजली का मतलब फ्रिज होता है, बिजली का मतलब विकास के दृष्टि से उसके आयोजन होता है, ये एम्पावरमेंट होता है, जिस काम के लिए हम वर्षों तक वंचित रहते थे। 18,000 गांव 2014 तक बिजली के बगैर थे। 18,000 विलेजेस। मोदी जी ने तय किया कि 1,000 दिनों के अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। हुए। जब नीतियां तय होती हैं और नीतियों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें से जरूर काम होकर के आगे बढ़ता है। उसी तरीके से लगभग 8,56,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किस्तें दी गई हैं। 2,000 रुपए अभी अभी उनके 18,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ किसानों के लिए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, इसको समझना होगा कि यह किसान से के लिए कितने हद तक और किस तरीके से यह परिवर्तन लाने में अपना योगदान कर रहा है, वो हमको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर विकास के दृष्टि से, तो मैं कई बार, ये बड़ा प्रदेश है इसलिए यहाँ बड़े काम होते हैं और बड़े काम होने भी चाहिए, लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि योगी जी जिस तरीके से केंद्र की स्कीमों में पूरा योगदान करते हैं और इनको जो योगदान मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है उसके चलते जो विकास होता है उसको भी समझना चाहिए। न्यू भावपुर से लेकर खुर्जा के सेक्शन की ईस्टर्न डेडिकेटेड बना है, इसका इनॉग्रेशन फ्रेट कॉरिडोर बना है, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने 29 दिसंबर को किया है। अभी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का पैकेज हुआ है उसमें 7,725 करोड़ रुपए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आपको मिल रहा है, जो लगभग 2.8 लाख जॉब्स को क्रिएट करेगा। उसी तरीके से अभी अगर हम देखें तो ये जो यहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण बेनिफिशियरी की दृष्टि से 2,691 और लगभग 6.1 लाख पीएम ग्रामीण बेनिफिशियरीज को उत्तर प्रदेश में लाभ मिला है।
अगर हम आगरा मेट्रो की बात करें तो 7 दिसंबर को उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है, उसका भी काम चला है और वो 29.4 किलोमीटर लेंथ का 8,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहा है। उसी तरीके से 6 लेन प्रोजेक्ट 73 किलोमीटर वाराणसी प्रयागराज सेक्शन का, उसका भी काम चला है। उसी तरीके से विंध्याचल में 5,555 करोड़ रुपए का 22 नवंबर को विंध्याचल प्रोजेक्ट्स में भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसके भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास होकर के वो काम शुरू हुआ है। एक जिसको बोलते हैं कि एक तरीके से झड़ी लगी हुई है कार्य के विकास के दृष्टि से। मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ किसान में अपने टॉयलेट्स की दृष्टि से स्वच्छ भारत में कितना काम हुआ है। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विकास की तो कहानी है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में भी उत्तर प्रदेश ने एक अपना परिवर्तन दिखाया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके पहले भी सरकारें थी। ये सरकार आएगी तो इनकी गुंडागर्दी चलेगी, वो सरकार आएगी तो उनकी गुंडागर्दी चलेगी। ये क्या तरीका था? क्या साधारण आदमी कहां जाए, कभी सोचा था? लेकिन हां, हम ये बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये तो छोड़िए, नेताओं को भी समझ में आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है। और जीरो टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पूरी योजनाओं के साथ काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मित्रों, हम विकास की दृष्टि से हम बहुत सी बातें आपसे कह सकते हैं। उसी तरीके से रिलीजियस रिवाइवलिज्म, टूरिज्म की दृष्टि से कहीं दीपोत्सव बन रहा है, कहीं प्रयागराज का कुंभ हो रहा है, कहीं कृष्ण की जन्माष्टमी हो रही है और सभी कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान देकर के काम हो रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। तो यह भी जो जिसको हम कहते हैं कि एक रिवाइवलिज्म की दृष्टि से जो काम हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। मित्रों, मैं अपने सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, जिंदा समाज वो होता है जो अच्छे लोगों को शाबाशी दे और जो गलत लोग हैं उनको घर में बैठने आने का इंतजाम करे। इसको जिंदा समाज कहते हैं। हम तो काम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हम सरकार के साथ खड़े होकर के दिन रात काम कर सकते हैं। ये कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास इतनी बड़ी फॉलोइंग हो और वो लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर से बाहर निकल करके कोरोना की चिंता न करते हुए लोगों की चिंता के लिए जुट जाए? वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको समझना चाहिए। और छोटा काम नहीं किया। 25 करोड़, 20 करोड़ फूड किट और 25 करोड़ फूड पैकेट प्रतिदिन, घरों से 500-500 फूड पैकेट बनकर के निकलना और वो निकल करके लोगों तक देना। आपने तस्वीर देखनी, आपने वो ई बुक देखना जिसमें वो काम हुआ है, किस तरीके से लोगों ने काम किया है। तो सारी पार्टियां, उस दिन तो लॉकडाउन थी, अभी तक लॉकडाउन है, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सिवाय और कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, आज भी नहीं करते। इसलिए जिंदा समाज का काम है कि जो काम करते हैं उनको शाबाशी दें और इनको क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रखें। इसकी भी चिंता आप करें, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो बोले सोनियाल, बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं। ये अटल जी की कर्मस्थली रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया कि विचार की दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार को लेकर अंत्योदय योजना से लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। आप सब लोग ऐसे राजनीतिक दल को, ऐसी सरकार को समर्थन बनाए रखेंगे, उसको और शक्ति प्रदान करेंगे, उसको और ऊर्जा प्रदान करेंगे। और पार्टी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य सत्ता पर बैठने का नहीं है,
हम उन लोगों में से हैं कि हम 2 दिन रहे न रहें, लेकिन विचार रहना चाहिए, देश रहना चाहिए और देश को प्रगति करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम लोगों को ताकत प्रदान करें और हम उस ताकत का सदुपयोग करते हुए अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की सेवा के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.